नंबर 4 एंड द लास्ट टॉपिक सम इन प्रोसेस। मुझे सुने बाद में लिखिएगा प्लीज, जल्दी देखें। अब हमने कल जो है डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़े थे। मुझे सुने वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैंने पढ़ाए थे। जल्दी में मुझे सुने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने पढ़ाए थे, जिसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, एक था इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा था इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब था एटम टू एटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो हमने कल पढ़े थे। देन फिर मैंने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, जो कि वीक होती है, हम कुछ टाइप्स में डिवाइड करवाते हैं। तो पहला मैंने टाइप पढ़ा था डाइपोल एंड डाइपोल। याद है डाइपोल का मतलब क्या हो गया? डाइपोल का मतलब था कि अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स हो और दोनों के दोनों डाइपोल हो, उनके दरमियान पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो, तो उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हमारी डाइपोल इंटरैक्शंस और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारा डाइपोल का ही एक एग्जांपल है। ये समझिए, इधर देखिए, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बनाता है कोवलेंट बॉन्ड किन के साथ, इन एलिमेंट्स के साथ बना सकता है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर सल्फर। इन सब के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो ये वाले कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सल्फर, ये वाले होते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा होती है। हालांकि है दोनों नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल, और ये वाले कंपाउंड्स या एटम्स भी क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन सब की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होते हैं वो हमारे हाइड्रोजन से ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब जब भी हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कौन सा होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि इधर देखिए, मैंने अगर एक उठाया हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड हो गया? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे पता चलेगा? इनके ऊपर हमारे पास पार्शियल चार्जेस आ जाती है। ठीक है, ये याद है ना कि कैसे पार्शियल चार्जेस आती है? क्योंकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका न्यूक्लियस राइट डिस्टर्ब हो जाता है या फिर शिफ्ट हो जाता है क्लोरीन की तरफ। आई बात समझ में? अब इधर देखिए, मैंने कल जैसे एक एग्जांपल बताया था, अगर मेरे पास ये कोई भी एक कंपाउंड है, इधर देखिए, अगर हमने इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स अंदर डाल दिए, ठीक है, अगर हमने एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल डाला तो इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं पोलर कोवलेंट। लेकिन अगर दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल आ जाए तो वो कैसे बॉन्डेड हो गए? यानी यहां पे मैं लिखता हूं H+CN। अब ये कैसे होंगे आपस में रिलेटेड? तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आई बात समझ में? यहाँ पे यूं समझ लें कि डायपोल बॉन्ड कैसे, ये वाला भी डायपोल हो गया और ये वाला भी डायपोल हो गया, इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कौन सी होगी? डायपोल। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ लिंक होते हैं तभी हम इनको कहते हैं कि हमारी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में? दोबारा समझ लें, इधर देखें, ये एक है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड, ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्या नाम की बॉन्ड है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर बॉन्ड है। इन दोनों के दरमियान कौन सी? यानी कि इसका बॉन्ड डायपोल। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है तभी हम इसको कहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड की डायपोल बनानी है आई बात समझ में? तो डायपोल ये डायपोल की है। अब इधर देखिए, अब ये डायपोल तो होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा? जब भी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो किसके साथ? इनके साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर सल्फर के साथ। आई बात समझ में? अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड इनके साथ हो लेकिन वो होगी डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई बात समझ में? डायपोल कब होगा? जब ऑलरेडी वो पोलर कंपाउंड्स होंगे तब। अगर वो ऑलरेडी पोलर कंपाउंड्स हैं और देन एक के पॉजिटिव आयन में यानी कि कैटायन में और दूसरे के एनायन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई बात समझ में? वेरी सिंपल आसान है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल बॉन्डिंग हो गया, ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है, व्हिच मींस के ही बायनम एटम्स है, ये बायनम पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। इधर इन्हीं के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी डायपोल होगी। लेकिन आने अगर ये ना हाइड्रोजन
हाइड्रोजन अगर कहते हैं नेगेटिव साथ कनेक्टेड है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा समझ में। सो दैट वाज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डायपोल डायपोल हम यहाँ पे खत्म करते हैं, बॉन्डिंग हमारे खत्म हो गए यहाँ पे। अब इधर देखें पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो नहीं सकता। हां भाई तो समझा मेरे सो डायपोल डायपोल समझ में आया अगर समझा सर हां भाई तो समझा। तो मेरे सो अगर यह ए पॉजिटिव है नेगेटिव ठीक है ना बोलस पॉजिटिव है नेगेटिव डायपोल जीरो इसको दो बारी कंपाउंड करना उन्हें भी पॉजिटिव है नेगेटिव वैल्यू which है डायपोल आहे आणि हे दोन्हीचे विचलन जे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके जेव्हा डायपोल डायपोल यानी कि हेवी डायपोल हेवी डायपोल इधर दोन्ही डायपोल जे विचलन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डायपोल डायपोल अगर इधर डायपोल डायपोल में हिकिड़ो जे हाइड्रोजन आई क्यों हुननि में कोई फ्यूजन नाइट्रोजन तो भैया क्या हाइड्रोजन आइए समझ के छियाने जो सोडी इको डायपोल इको डायपोल इधर लिखे जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायपोल डायपोल लेकिन है ना इको हाइड्रोजन डायपोल किलोमीटर बस ये मेरी बात है हाइड्रोजन बस अगर एलिमेंट चेंज हो गया ठीक है अगर हाइड्रोजन है पॉजिटिव इधर जो पॉजिटिव जो पॉजिटिव इधर डायपोल से मेरे सारा बैठे वाला बर्गर खाना है इधर जो पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे करके तो आओ पढ़ाया हो कि सेम चार्जेस सेम करते आएगा समझ में आ रहा क्या यस ओके अब देखिए इधर बॉन्डिंग हो गई हमारी यहाँ पे खत्म। नाउ वी हैव दी कंपाउंड्स इधर देखें हमने दो मेजर बॉन्ड्स पढ़े थे कौन कौन से एक पढ़ा था हमने आयनिक बॉन्ड और दूसरा पढ़ा था हमने कोवलेंट बॉन्ड। अगर वो एटम्स वो कंपाउंड जिसके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है तो जो रिजल्ट में हमें चीज मिलेगी सब्सटेंस मिलेगा उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और अगर कंपाउंड्स के दरमियान में बॉन्ड कोवलेंट तो हम कहेंगे कोवलेंट कंपाउंड। तो अब ये आयनिक कंपाउंड जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है बनने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम थ्योरी बस देंगे आई बात समझ में। एक एग्जांपल देखो इधर अगर मेरे पास है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन इन दोनों के दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा आयोनिक बॉन्ड होगा आयोनिक बीच में मैंने तीन आयन यहां पे सोडियम एक लूज करेगा और क्लोरीन एक गेन करेगा मैंने ये डॉट और क्रॉस डायग्राम भी समझाई आई बात समझ में। अभी हमारे पास सोडियम क्लोराइड का फॉर्म है जिसको क्या कहते हैं टेबल सॉल्ट भी कहते हैं कि जो हम खाते हैं ये मैंने कल बहुत सारी चीजों में बताया हुआ है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट चेक करेंगे तो इससे पता चल जाएगा ठीक है। अब इधर देखिए अब सपोज ये हमारा सॉल्ट बन गया यानी ये आयनिक कंपाउंड है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इधर देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी सॉलिड होते हैं ये रूम टेम्परेचर। सॉलिड का मकसद के क्रिस्टल्स बनाते हैं यानी कि हर वो कंपाउंड जिसके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है क्रिस्टल की शेप में चेंज हो जाता है। आई बात समझ में। रूम टेम्परेचर मकसद के नॉर्मल जो बस हमारा टेम्परेचर होता है वो होता है। आई बात समझ में। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। अगर हमने नमक को यूं हाथ में उठाया उनके दाने बहुत छोटे होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो क्या होते हैं हार्ड होते हैं क्योंकि वो होते हैं सॉलिड। आई बात समझ में। देन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मकसद अगर लाइट की रोशनी पे पड़ती है तो वो चमकने लगते हैं। नमक को कहीं पे रख के देखिएगा वो चमकेगा लाइट के नीचे। आई बात समझ में। इट मींस के आयनिक कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे क्रिस्टल्स बनाते हैं हार्ड होते हैं बहुत और वो ब्रिटल होते हैं मींस के द शाइन व्हेन आफ्टर स्ट्राइकिंग द लाइट चमकना और देन देखिए इतना जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई होता है। आई बात समझ में। क्यों हाई होता है क्यों हाई होता है क्योंकि जो ये एटम्स होते हैं दूसरे होते हैं सिमिलर एटम्स होते हैं। तो
तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आई बात समझ में? इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये स्टार्टिंग 1000 डिग्री से ऊपर होते हैं। तो यानी कि अगर नमक है उसको हमने मेल्ट करना है तो मोर देन 1000 डिग्री हमें उसको देने पड़ते हैं, देन वो जाके मेल्ट होता है। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बताई, इसलिए मैंने आइडिया बताया है कि भाई जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं एक का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। क्या रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि हम उसको ज्यादा हीट ना डिक्रीज करें, नॉर्मल पे वो सॉलिड ना, वो तो बाद में बनाना है। सोडियम का मेटल क्लोरीन की गैस को हमने मिला के बनाया। अब जो नया कंपाउंड बनाया वो अब चेंज होगा। अब ये तो चलो मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन हर वो कंपाउंड जिसके दरमियान बॉन्ड होता है। अब इधर देखें क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, इधर देखो इनकी जो शेप है वो क्रिस्टल लेटाइस की तरह बनती है। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप होती है, यू शेप होगी। आई बात समझ में? अगर हम इनको तोड़ेंगे अगेन दोबारा नेक्स्ट क्रिस्टल्स ही बनेंगे हमेशा। आई बात समझ में? इधर देखिए अगर हम इनको एक्वस सॉल्यूशंस में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि पानी को इजीली ये डिसॉल्व हो जाता है। आई बात समझ में? अब ये जो एक्वस सॉल्यूशंस होती है इनको हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। इधर देखो आयोनिक कंपाउंड्स नेचर में क्या होते हैं? पोलर होते हैं। पोलर उनके पास दो पोल्स होते हैं, ये देखिए एक होता है पॉजिटिव जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक होता है नेगेटिव जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। सर एक को ज्यादा बॉन्ड एक को पोलर ना होगा सर, पोल बॉन्ड आना ठीक है। अगर फिर उसको मेरा जरूर करना मुझे सुने। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो ये हल भी उसी में होंगे जो ऑलरेडी पोलर होगा। अगर पोलर नहीं है तो ये कभी भी हल नहीं होगा। आई बात समझ में? पानी पोलर होता है, पानी पोलर होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो तभी ये पानी में हल हो जाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जैसे पेट्रोल और पेट्रोल के अलावा एल्यूमिनियम हो गए, पेट्रोल के अलावा अगर हम डीजल की बात करें, ऑयल की बात करें तो इनमें ये कभी भी हल नहीं होते। आई बात समझ में? इट मींस के जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑलवेज सॉल्युबल इन द एक्वस सॉल्यूशंस व्हाइल दे आर इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है बात? देन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेस कंडक्टर्स ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आई बात समझ में? कंडक्टर्स का मकसद होता है कि उनमें से बिजली को पास नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पे मुझे देखें, हमारे पास नमक को एक वायर हम इधर से लगाएं एक वायर इधर से लगाएं, करंट पास होगा? कभी भी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर हम उसी नमक को मोल्टेन फॉर्म में चेंज करें, मोल्टेन मतलब पिघला दें, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में उसको मिक्स करते हैं पानी में, तो अगर हम उसमें से बिजली पास करेंगे तो इजीली पास हो जाता है। आई बात समझ में? यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेस कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर हम उनके एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस, आई बात समझ में? सो दीस वर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये कभी-कभी पेपर में आ जाती हैं, 4 या 5 प्रॉपर्टीज आप याद कर लेंगे देन बस। नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री, ये नॉर्मल होता है। साल्ट तो वही जमे ना, सॉलिड जाके जमा तो था। हाँ, ये मैंने कहा कि जो एक्वस सॉल्यूशन होती है यानी कि पानी में हल हो जाता है। अब जो पानी वाली सॉल्यूशन होती है उनको हम कहेंगे पोलर सॉल्वेंट। अब जब भी पोलर पानी हो जो भी होता है, लेकिन अगर वो पोलर है तो ये आयनिक कंपाउंड में हल नहीं जाता। अगर वो नॉन पोलर होंगे यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तो ये हल नहीं होते। ये मैंने एग्जांपल लिखा है, पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन है। ऑर्गेनिक का मकसद ऑयल, पेट्रोल, डीजल ये मतलब आएगा। सच में भले काम के लोड हो जाए, तेल जो है ना चले जाते हैं
जैसा वो उसको गर्म करते हैं फिर जाके वो हो जाता है। चूने का पत्थर देखा है, चूने का नहीं देखा, लाइमस्टोन अच्छा और एल्यूमिनियम सल्फेट देखा है, फिटकी देखी फिटकी अच्छा और बीच के डेट इज आल्सो दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है चले बाबा ये रिपीट किया चाहता हूं तो जल्दी में सर प्लीज हाइड्रोजन बॉन्ड अरे पिक्चर खड़ी अरे ये जो चल रही है सर ओके ओके सर हे आले जो दी वीडियो आयो दादी आयो नहीं बर्जे सीधा मेरी बात सुने मैं समझा हमने क्या किया आइस को हमने बाहर हमने बाहर टेम्परेचर नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है ठीक है अभी होगा तकरीबन 25-30 के दरमियान। अब वो बर्फ क्या होगी पिघलेगी यानी कि रूम टेम्परेचर पे क्या होगी मेल्ट होगी क्या भाई बात समझ रहे हैं। लेकिन वापस अगर हम इसको सेंटर में रखेंगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी फिर वो क्या होगी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली जब आयनिक कंपाउंड बनते हैं उसको जैसे बर्फ को हमारे एरिया में टेम्परेचर 0 करना पड़ता है आयनिक कंपाउंड को 100 करने के लिए कुछ भी नहीं लगता आई बात समझ रहे हैं। एक और सर प्लीज यस सर हम क्या करते हैं हम दो चीजें आपस में मिलाते हैं सामने लिखते हैं हमने NaCl को क्या और इन दोनों को आप नहीं करते साथ मिला के अब चुप हो इन दोनों का आप साथ मिला के अब जब आप इसको ब्लेंड करवाएंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा टेम्परेचर नहीं ये टेम्परेचर है गर्म पानी फिर आप क्या करें जैसे तब्दीली करते हैं जिसका आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको छोड़ते हैं ठंडा कैसे होगा रूम टेम्परेचर पे जब आप उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ेंगे तो छोटे छोटे से बना ये अगेन सेट कीजिए आई बात समझते हैं हां वो खुद तो खुद सॉलिड में चेंज हो जाएगा जब पढ़ा है भाषा चल रहा है वो सॉलिड What the condition due to ठीक है अगर कोई इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है और गेन कर रहा है सर प्लीज समझो अगर कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है तो आयनिक बॉन्ड बनाते रहेंगे मिसाल के तौर पे सोडियम था अभी तक एक साथ बात करेंगे इसके आउटर मोस्ट शेप में इलेक्ट्रॉन है दूसरा मैंने पढ़ाया था क्लोरीन इसके आउटर मोस्ट शेप में इलेक्ट्रॉन है इसको भी आउटर मोशन कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए लेकिन इसको चाहिए 7 ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा क्या करेगा ये वाला हमेशा लूज करेगा अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा दे देगा यूज करेगा और ये क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अब जो सोडियम है उसका आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन हो गया खाली उसका इलेक्ट्रॉन हो गया खाली और जो क्लोरीन है इसके जो आउटर मोशन में अपने कितने के 7 तो ये आ गए एक ये भी आ गया आई बात समझ में। अब इसका आउटर मोशन खत्म हो गया और इसके अंदर वाले बचेंगे और ये अब इन दोनों के दरमियान इसके कनेक्शन है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव
और इसने गेन किया आगे बढ़ा बनवाने से ये कि किसने क्या है सही है। तो ये आगे कौन कैसे वो मेथड है ये हमारे सर ओके ना। यस अब आयोनिक बॉन्ड के बाद अब हमारे पास हो गया 2 मिनट 5 में 2 मिनट 5 में 2 मिनट है सर 5 में 2 मिनट सुने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और डायपोल डायपोल एक जैसे लेकिन फर्क क्या होगा मेरी बात में फर्क ये होगा कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन होगा डायपोल में जरूरी नहीं है कि हर दफा हाइड्रोजन हो कुछ और भी हो सकता है। आई बात समझ में पोलर तो कल भी मैंने पढ़ाया था अगर ऊपर चार्जेज होंगे तो अब मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तरह चार्ज आएगी नहीं आएगी ना ये